चैनल वंस अगेन। मेरा नाम अनन्या है और आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ दी सेकंड चैप्टर इन योर बुक, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ वेरी बेसिक। तो उसको मैं नहीं अभी ले रही हूँ, वो हम बाद में भी जब रिविजन करेंगे तब हम उसको कवर कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 से। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि आपको एक ओवरऑल क्लैरिटी आएगी कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने क्या वाले हो। और ध्यान देना कि इसमें जो बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे ना, वो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेंगे। सो इसलिए इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल है मतलब सर्विसेज हैं आपकी। गुड्स जो आप देख सकते हो, राइट, जिसे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो, दैट आर गुड्स। अब गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होते हैं कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। अभी क्या है ये फाइनल एंड कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स, इसको समझते हैं। फाइनल गुड्स आप ऐसे समझो कि जो बनकर रेडी है और उसे पैकिंग करके बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना है, मार्केट में भेजना है एंड कस्टमर तक, वो तो हो गए हमारे फाइनल गुड्स कि भाई इसे हमें डिलीवर करना है कस्टमर तक। कंजम्पशन गुड्स क्या हो गए? कंजम्पशन गुड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बाज़ार जाके चीनी लेकर आई, ठीक है, उस चीनी को मैंने अपने घर में चाय बनाई, उसमें इस्तेमाल किया। मैं दूध लेकर आई बाज़ार से, मैंने उस दूध से जो है कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई, ठीक है, मिठाई बनाने में इस्तेमाल किया। तो ये हो गए मेरे कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, ये हो गए मेरे कंजम्पशन गुड्स। सो फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स में मोटा मोटा हमने समझा कि फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूसर के गुड्स हैं दैट आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंड यूजर, एंड कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बेसिकली। अब इसको ब्रीफली समझते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर लिया है, दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर। प्रोडक्शन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, उनमें जितना भी वैल्यू एडिशन होना था हो चुका है, वो बन के रेडी हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गए हैं, अब वो फाइनल यूज़ के लिए रेडी हैं, दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूज़र। अब फाइनल यूज़र यहाँ पे कौन हो सकता है? दो लोग हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर हो सकता है। अब प्रोड्यूसर कैसे हो सकता है? देखो फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है, वो एक ज़मीन पर क्रॉप्स उगाता है। सो क्रॉप्स उगाने के लिए उसको सीड्स चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जो है पेस्ट कंट्रोल भी कराना पड़ेगा, उसको जो है उसको खाद वगैरह डालनी पड़े, और भी जो चीज़ें हैं दवाई डालनी पड़ेगी, जो भी है, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रॉली चाहिए, जो सब भी चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, रॉ मटेरियल चाहिए अपनी फसल को उगाने के लिए उस खेत में। अब उन्हें ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर क्या है? एक फाइनल गुड है, फाइनल गुड है ट्रैक्टर, क्योंकि वो बनकर रेडी है एंड दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर। लेकिन उसको यूज़ कौन करेगा? आप और मैं यूज़ थोड़ी ना करेंगे, हम ट्रैक्टर का क्या करेंगे? हमें ज़रूरत नहीं है ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर की ज़रूरत किसान को है, फार्मर को है। और फार्मर क्या है? फार्मर कंज्यूमर है, किस बट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, फार्मर एक्चुअली में प्रोड्यूसर है। सो प्रोड्यूसर होने की वजह से हम इसे प्रोड्यूसर गुड्स कह देंगे कि ट्रैक्टर क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि फार्मर उस ट्रैक्टर को यूज़ करके अपने खेत में इस्तेमाल करेगा और फिर वहाँ से फसल उगेगी, फसल को काटेगा और मार्केट में सेल करेगा और उसे पैसे मिलेंगे। सो ही इज़ द प्रोड्यूसर। सो ये क्या हो गया? ट्रैक्टर यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड हो गया। सो एक यूज़र तो हो गया आपका फाइनल गुड्स का प्रोड्यूसर, जो उसका इस्तेमाल करके आगे प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एंड इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब खर्चा किया ट्रैक्टर खरीदने में किसान ने, अब जो खर्चा किया वो एक्चुअल में उसका इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट। उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें पैसा लगाया ट्रैक्टर में ताकि वो अपनी फसल उगा सके और उसे बेचकर आगे पैसे कमा सके, एंड देन फिर से वो प्रोडक्शन कर सके क्रॉप्स की। सो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरी बात करें हम कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूज़र। अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब कंज्यूमर कुछ भी बाहर से परचेज करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए, कोई प्रोडक्शन नहीं करनी है,
आपके घर में आपकी मदर या आपकी सिस्टर जो है चाय बना रही है, कॉफ़ी बना रही है, आप खुद भी चाय या कॉफ़ी कुछ भी बना रहे हैं दूध से, खुद की कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, आगे सेल करने वाले तो हो नहीं, ठीक है। आप खुद की कंजम्पशन, खुद की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज कर रहे हो, दैट आर कंज्यूमर गुड्स। तो दूसरा यूज़र कौन हो गया? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो ये खर्चा कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, ये ब्रेड, शुगर, चाय पत्ती सब लाने में, इट इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर कंज्यूमर यूज़ कर रहा है दैन इट इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो आई होप आपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को समझ लिया कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड्स यानी कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल यूज़र, एंड फाइनल यूज़र दो हो सकते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के लिए जो वो गुड होगा वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और कंज्यूमर के लिए जो होगा दैट विल बी एन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो खुद कंज्यूम करने वाला है। लेकिन प्रोड्यूसर उसे खुद कंज्यूम ना करते हुए उसका इस्तेमाल करेगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एंड उस प्रोडक्शन से वो अपना पैसा जनरेट करेगा, इनकम जनरेट करेगा। सो वी गेट, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है कि अगर आपको फाइनल गुड्स का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, सो दैट विल कम फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइनल गुड्स को दोनों खरीदेंगे, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। सो दोनों को जब ऐड ऑन करोगे तो आपको फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर मिलेगा। यू विल गेट एक्सपेंस ऑन फाइनल गुड्स विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनके यूज़र दो हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी गिवन है, ये हम बाद में स्टडी करें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। अब ध्यान दें, नेशनल इनकम चैप्टर आएगा, इसके बाद आपका नेशनल इनकम आएगा, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। सो नेशनल इनकम चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, टर्म्स समझोगे उसके, तो उसमें आप समझोगे कि फाइनल गुड्स को ही सिर्फ इंक्लूड किया जाता है इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब वो गुड्स जो बनकर रेडी हैं मार्केट में सेल होने के लिए, उन्हीं गुड्स को हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। तो समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस। पहली बात, अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं आए हैं, ठीक है, उनमें वैल्यू एडिशन अभी होना है, ठीक है, क्योंकि वो अभी अंडर प्रोसेस हैं तो उनमें भी वैल्यू एडिशन होना है, एंड दे आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूज़र। अभी फाइनल यूज़र के यूज़ करने के लिए वो नहीं बने हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकम द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कारपेंटर है, ठीक है, वो फर्नीचर बनाता है, तो वो वुड्स लेकर आया 10,000 की, और 10,000 की वुड्स से उसने फर्नीचर बनाया। अब फर्नीचर उसने सेल किया 20,000 में, तो ये 10,000 की जो वुड्स थी ये ऑलरेडी 20,000 में इंक्लूडेड है। सो ये वुड्स क्या थी? इंटरमीडिएट गुड्स थी, ये अंडर प्रोसेस थी, इनमें वैल्यू एडिशन हुआ 10,000 का, तो ये टोटल 20,000 की सेल हुई मार्केट में, और ये क्या बन गया? फर्नीचर। एंड ये हमारा फर्नीचर फाइनल गुड्स है जिसमें वैल्यू एडेड है। वुड्स हमारा इंटरमीडिएट गुड्स थी, इसमें वैल्यू एडिशन हुआ 10,000 का, एंड देन ये फाइनल गुड बन गई मार्केट में सेल होने के लिए। सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक बात समझने वाली है, गुड्स कई बार इस नेचर के भी हो सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं हम उसको, और एक फाइनल गुड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर, चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं। चीनी आप खुद परचेज करने गए मार्केट में और आप घर लेकर आए चीनी, आपने उस चीनी का इस्तेमाल करके कॉफ़ी, चाय या कोई मिठाई बनाई, ठीक है, आपने मीठे के लिए चीनी का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वो आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब की तो वो एक फाइनल गुड हो गई। समझना, जब आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए उस चीनी का इस्तेमाल किया तो वो एक फाइनल गुड हो गया। यही अगर एक सपोज कर लो मिठाई वाला चीनी लेकर गया, ठीक है, या एक बिस्किट की फैक्ट्री का ओनर है वो चीनी लेकर गया जिसने बिस्किट्स बनाने हैं, उसमें चीनी डालनी है, तो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। तो यहाँ पे समझने को मिलता है कि एंड यूज़ मैटर करता है कि आप इसका करने क्या वाले हो, इस प्रोडक्ट का, इस गुड्स का। उससे हमें पता लगेगा कि ये एक इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं डेयरी फार्म का, जैसे दूध है, दूध अब जो
डेयरी वाला है वो सारा का सारा दूध तो नहीं घरों में सेल कर देता, वो कुछ दूध जो है वो मिठाई वाले को भी देगा जो उस दूध से मिठाई बनाएगा, वो कुछ दूध जो है घर घर जाके सेल करेगा, ठीक है। सो सेलिंग सम मिल्क फॉर मेकिंग स्वीट्स मिठाई वाले को देगा, तो मिठाई वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उस दूध का इस्तेमाल करके वो मिठाई बनाने वाला है, तो उसके लिए दूध क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया मिठाई वाले के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप दूध, आपके घर दूध देने आ रहा है दूध वाला, तो वो क्या है, फाइनल गुड है, आप उससे फाइनल कंजम्पशन करोगे। आपके घर दूध आया, आप बच्चों को दूध पिलाओगे, आप बड़ों को दूध दोगे घर पे, आप दूध से शरबत बनाओगे, आप दूध से जो है शेक बनाओगे, ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ें बनाओगे बट अपनी कंजम्पशन के लिए, तो आपके लिए वो फाइनल गुड हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। 2 एग्जाम्पल्स पढ़े हमने जिससे हमने समझा कि एंड यूज़ मैटर करता है कि गुड्स का यूज़ आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आप इससे क्लासिफाई करोगे कि वो इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड है। नेक्स्ट कम्स योर कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को। आप और मैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं, तो हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है, हम वो खरीद लेते हैं। अब गुड्स भी बहुत, कंज्यूमर गुड्स बहुत तरह से हो सकते हैं, उसको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी लाइफ लंबी होती है। अब जिनकी लाइफ ड्यूरेबल है, लंबी है, इट मीन्स कि उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे कोई मशीनरी है, वो 1-2 साल के लिए तो नहीं होती, हो सकता है वो 10 साल चले, 20 साल चले, इस तरह की मशीनरी भी है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीवी, जैसे रेडियो, जैसे कार। आपकी गाड़ी को 10 साल हो गए, आपकी गाड़ी को 15 साल हो गए, आपके टीवी को हो सकता है 20 साल हो गए। मॉडल पुराना हो सकता है बट अभी वो चल रहा है, तो वो क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड हो गया, राइट, जो लंबे समय तक हाई वैल्यू के हैं और वो चल रहे हैं। उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल यानी कि ये ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे क्लोथ्स, जैसे फर्नीचर। 1 साल से स्लाइटली ज़्यादा का टाइम ये सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे गुड्स। मोर देन 1 ईयर, स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, 1 साल या उससे ज़्यादा। एग्जाम्पल जैसे कि फर्नीचर, क्लोथ्स। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, लाए और अभी के अभी कंज्यूम कर लिया, आप इसे रख नहीं सकते स्टोर करके, कुछ दिनों के लिए। इनकी एक एक्सपायरी होती है, इनकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे ब्रेड की, आज लेकर आए, हो सकता है परसों की एक्सपायरी होगी, दूध आज लेकर आए, कल की एक्सपायरी होगी। ये एग्जाम्पल आ गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। नॉन मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज सैटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स। जैसे कि सर्विसेज की बात करें तो डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार हो, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पेट में दर्द है या कोई बुखार है, तो डॉक्टर के पास जाओगे सर्विसेज लेने, अपनी केयर के लिए या अपनी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप जाओगे, ठीक है। लॉयर के पास गए कोई लीगल गाइडेंस लेने के लिए। तो ये कुछ हमने क्लासिफिकेशन पढ़े कंज्यूमर गुड्स की। मकसद सबका एक ही होता है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स। अब कैपिटल गुड्स में हम अब हम कैपिटल गुड्स समझते हैं। हमने पढ़ा फाइनल गुड्स, हमने पढ़ा इंटरमीडिएट, हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स। ये सब क्लासिफिकेशन है गुड्स की और इनको हमने फर्दर बहुत तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं हाई वैल्यू के होते हैं, प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ये फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है वो समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। वाई लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट? फॉर एग्जाम्पल लेते पहले, एक मशीनरी है मैंने खरीदी, ठीक है, मेरे फैक्ट्री है कपड़ों की, मैंने उसके लिए मशीनरी खरीदी थी, 10 लाख की खरीदी थी। 10 साल तक की इसकी लाइफ है, 10 साल बाद जो है ये नहीं चलेगी, ठीक है। मैंने आज 10 लाख की खरीदी, आज 10 साल बाद क्या ये 10 लाख की रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। वाई नॉट? क्योंकि वियर एंड टीयर लगातार इस्तेमाल होने के कारण, लगातार इस्तेमाल होगी 10 साल में,
तो लगातार 10 साल इस्तेमाल होने के कारण ये हो सकता है ख़राब हो गई हो, इसके कुछ पार्ट्स मुझे बदलने पड़े, ये कुछ हद तक ख़राब हो गई है, ये इसका ढांचा ख़राब हो चुका है, इसका मॉडल पुराना हो चुका है, ठीक है। अब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आज जिस तरह के कपड़े बनते हैं उस तरह के कपड़े आने वाले टाइम में ना बने, तो मेरी मशीन भी आउटडेटेड हो जाएगी, है ना। अब वो मशीन मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। सो ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मुझे वो मशीन बदलनी पड़ेगी आज से 10 साल बाद, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। एंड ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे लगता है। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स्ड एसेट पे, लेकिन ये मुझे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। इसकी एक लाइफ होती है, इसका एक पीरियड होता है चलने का, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद इसकी लाइफ खत्म है। डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका घर है, दैट इज़ योर फिक्स्ड एसेट, है ना। हो सकता है आपके घर को 20 साल, 30 साल, उससे भी ज़्यादा साल हो गए, मोर देन दैट ऑल्सो। आपका घर में अब आपको रोज़ तो नहीं बट मेंटेनेंस करवानी पड़ती होगी, है ना। आप हर दिवाली पे पेंट करवाते हो, रेनोवेशन कराते हो, रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम चेक करवाते हो, आप जो है उसके बाद आप और भी बहुत सारे प्लम्बिंग का काम हो गया घर में, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस का काम हो गया, घर का सारा कुछ करते हो घर को मेंटेन रखने के लिए। इट इज़ योर फिक्स्ड एसेट। द सेम इज विद प्लांट एंड मशीनरी। उस पर रिपीटेडली आप पैसा खर्च करते हो ताकि वो काम करती रहे, बट एक टाइम के बाद उसकी वो आउटडेटेड हो जाएगी और आपको उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक रिप्लेसमेंट फंड भी बनाते हैं। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नॉट ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर। सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। अब हमने एग्जाम्पल तो मशीन का लिया कि मेरे कपड़े की फैक्ट्री है, उसमें मशीन यूज़ करती हूँ जिससे मैं कपड़े बनाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि मशीन कैपिटल गुड ना भी हो। कैसे? एक स्विंग मशीन है जो टेलर के पास है, ठीक है, टेलर दर्जी के पास है स्विंग मशीन, और एक मशीन है जो आपकी मदर के पास है जो वो घर पे इस्तेमाल करती है कपड़े सीने के लिए अपने। सो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अब आप स्विंग मशीन यूज्ड बाय द टेलर, तो वो है कैपिटल गुड, वो उसका एसेट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, वो उससे इस्तेमाल करके इनकम जनरेट करेगा। लेकिन आपकी मदर जो घर पे इस्तेमाल कर रही है स्विंग मशीन का, वो कोई कैपिटल गुड नहीं है, दैट इज़ अ कंज्यूमर गुड्स। अपने इस्तेमाल के लिए आपने वो रखी है घर में। तो कोई भी एसेट अगर आपके पास घर पे है खुद के इस्तेमाल के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स कंसीडर होता है। लेकिन अगर वो किसी प्रोड्यूसर के पास है जिससे वो इनकम जनरेट करने वाला है, दैट इज़ अ कैपिटल गुड्स। ऑल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। अब क्या कहते हैं वो कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं ना, वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं ना, वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। समझिए, अब प्रोड्यूसर ना दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है। रॉ मटेरियल, कुछ इनपुट्स वगैरह लगाता है, ठीक है, नट बोल्ट वगैरह हो गए, या कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो ख़त्म हो जाएंगे फिर उसको दोबारा लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, फिर उसको प्रोडक्शन करेगा, वो बनाएगा सामान, सेल करेगा, फिर उसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, फिर वो खरीदेगा रॉ मटेरियल। मतलब उसको रॉ मटेरियल ना बार बार खरीदना पड़ेगा जितनी बार वो प्रोडक्शन साइकिल चलेगा। दूसरी तरफ उसके पास प्लांट एंड मशीनरी है, उसके पास और भी इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलने वाले हैं, लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। वो तो वो टाइम टू टाइम नहीं बदलेगा, तो वो उसके एसेट है। सो फिक्स्ड एसेट और एक तरफ रॉ मटेरियल। तो फिक्स्ड एसेट तो उसका कैपिटल गुड है, ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो सिंगल यूज़ है, जो एक ही बारी बस यूज़ हुआ उसके बाद फिर से उसे खरीदना पड़ेगा, सिंगल यूज़ है गुड्स, दैट आर नॉट कैपिटल गुड्स। वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। दोनों ही प्रोड्यूसर गुड्स हैं, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर का, दोनों प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यही तो वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं, तो आप क्या रॉ मटेरियल को भी कैपिटल गुड्स कह दोगे? नहीं, कैपिटल गुड्स हम किसको कहेंगे? फिक्स्ड एसेट को, जो लंबा चलेंगे। रॉ मटेरियल को हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे।
नेक्स्ट कम्स योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने पढ़ा था अभी जब हमने कंज्यूमर गुड्स का पढ़ा कि हाउस होल्ड जो करता है खर्चा, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंस इनकर करता है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट पढ़ते हैं, इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। सो एग्रीगेट कंजम्पशन कितनी हो रही है एक इकोनॉमी के अंदर, और कंजम्पशन करता कौन है? हाउस होल्ड करता है, गवर्नमेंट भी करती है, एनजीओ भी करता है। सो जब हम इनको क्लब कर देंगे सो वी गेट एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में एनजीओज भी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट भी है एंड हाउस होल्ड्स भी हैं। तो इनको जब हम क्लब करेंगे सो वी गेट एग्रीगेट, टोटल कितनी कंजम्पशन हो रही है एक इकोनॉमी के अंदर। हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी समझ लिया। अब आता है इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था जब हमने प्रोड्यूसर गुड्स की बात की थी। मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया था, ट्रैक्टर का, तब हमने पढ़ा था वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करता है प्रोड्यूसर। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आपने पैसा लगाया है, निवेश किया है आपने, क्योंकि आपको उससे रिटर्न जनरेट होगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं वो कि ये क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू चेंज के। ये क्या लिखा है? ये जो ट्राइंगल में है दैट मीन्स चेंज, के मीन्स कैपिटल एंड आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे आप सपोज कर लो, एग्जाम्पल लो कि आपके पास आज 8 मशीन्स हैं, आपके पास आज 8 मशीन्स हैं और साल के एंड में आपके पास सपोज कर लो 10 मशीन्स हो गई। तो इसमें कितना ऐड ऑन हुआ? एडिशनल कितना? 2 मशीन्स ऐड ऑन हो गई साल के एंड में। सो ये 2 मशीन्स जो ऐड ऑन हुई हैं दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। जो 8 मशीन्स थी उन पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट ये जो 2 का इंक्रीज हुआ दैट इज ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। और इससे, इस इन्वेस्टमेंट से देर इज चेंज इन योर कैपिटल, देर इज चेंज इन योर स्टॉक। आपके स्टॉक में चेंज आ गया, पहले 8 था अब 10 हो गया, बढ़ गया। देर इज इंक्रीज, तभी बोला है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। और मशीन्स क्या है? आपका कैपिटल गुड्स है, ठीक है। मशीन्स का क्या था? स्टॉक था आपके पास। सो देर विल बी इंक्रीज। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे देर विल बी इंक्रीज, दैट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड यानी कि 2025 के स्टार्टिंग में आपके पास 8 मशीन्स थी, साल के एंड में आपके पास 10 मशीन्स होंगी, 2 मशीन्स बढ़ गई आपके पास। दिस इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मशीन्स ड्यूरेबल है, लंबी चलेंगी, 10-20 साल तक चलेंगी, सो इट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री में क्या होता है? मीन्स स्टॉक। स्टॉक वो किस चीज़ का रखेगा? रॉ मटेरियल का भी रखेगा, वो अपने पास फिनिश्ड गुड्स का भी रखेगा। फिनिश्ड गुड्स का क्यों रखेगा? सारा का सारा माल तो नहीं बिक जाएगा मार्केट में आज के आज ही या इसी हफ्ते में, उसे स्टॉक करके रखना पड़ेगा ना, कि फ्यूचर में कहीं अगर आज डिमांड नहीं है इतनी तो हो सकता है फ्यूचर में डिमांड करेंगे लोग, तो मुझे स्टॉक करके रखना पड़ेगा, पीछे कुछ माल तो रखना पड़ेगा। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, सेमी गुड्स का स्टॉक होगा, जो गुड्स अभी अंडर प्रोसेस हैं, बनकर रेडी नहीं है, उनका भी स्टॉक होगा। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज, उसे कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ स्टोर भी करके रखना पड़ेगा सामान को, चाहे वो अंडर प्रोसेस है, चाहे वो बनकर रेडी है, चाहे वो रॉ मटेरियल है। एंड दूसरी तरफ जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड है, वो सालों साल उसको प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। जैसे मशीन्स का एग्जाम्पल लिया, उसको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, उसका स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, उसकी जीडीपी, और इससे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। ज़्यादा, पहले 8 थी अब 10 मशीन्स हो गई, मतलब अब काम ज़्यादा बड़े स्केल पे होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जीडीपी लेवल इंक्रीज होगा, राइट। उसके बाद आता है आपके पास, हमने ये समझ लिया, देन नेक्स्ट कम्स योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस माने टोटल, नेट माने कुछ भी माइनस किया हुआ है, नेट माने माइनस करना, सब्ट्रैक्टेड है कुछ ना कुछ। ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है एक साल में, कितनी प्रोडक्शन हुई है कैपिटल गुड्स की, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशनल कितनी
ऐड ऑन हुआ है कैपिटल स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था मशीन्स का, ठीक है, जिसमें साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 8 मशीन्स थी और साल के एंड में 10 हो गई। सो साल के स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 मशीन्स थी मेरे पास। तो ये 8 मशीन्स थी, उसके बाद साल के एंड में कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि साल के एंड में मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी की, दैट मीन्स 10 मशीन्स की, वोट है बता अमाउंट, मान लो 30 लाख की, ठीक है। 20 लाख की टोटल मेरे पास थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, और साल के एंड में हो गई 30 लाख। 30 लाख कैसे? क्योंकि मैंने 2 मशीन्स ऐड ऑन की, उसमें 2 मशीन्स का ऐड ऑन हुआ है। नेट इन्वेस्टमेंट की जब बात करूँगी तो मैं बात करूँगी कि कितना ऐड ऑन हुआ है। मैं कहूँगी 10 लाख का ऐड ऑन हुआ है। मैंने कहा 10 लाख कैसे? साल के स्टार्टिंग में 8 मशीन्स थी 20 लाख की, साल के एंड में मैंने 2 मशीन्स ऐड ऑन की 10 लाख की, तो टोटल कितना हो गया? 30 लाख हो गया। सो ऐड ऑन कितना हुआ है? नेट इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख की। एग्जिस्टिंग स्टॉक में मैंने कितना एडिशन किया, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया था, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है ड्यू टू वियर एंड टियर। आई होप इट इज क्लियर। अब नेट इन्वेस्टमेंट करता क्या है? इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। हमने पीछे भी पढ़ा था कि 8 मशीन्स थी, 8 में मैंने 2 और ऐड कर दी, अब नई 2 और ऐड हो गई हैं, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी, ज़्यादा बड़े लेवल लार्ज स्केल पे सामान बनाऊँगी, सो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ऑल्दो मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है बट मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। पहले 8 मशीन्स के लिए मैंने रखे थे कुछ 20-30 लोग, अब मैं और 20-30 लोग इसके लिए लूँगी। 2 और मशीन्स ली तो मैं और लोग जो है एम्प्लॉय के लिए रखूँगी। जीडीपी ग्रो करेगी क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी के अंदर। डेप्रिसिएशन हम समझते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट पे। क्यों लगता है? वियर एंड टियर के कारण, लगातार इस्तेमाल होने के कारण एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है। काम करते करते कोई डैमेज आ गया पार्ट में, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई या ब्लास्ट हो गया या कुछ भी है, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, वियर एंड टियर, आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ठीक है। उस मशीन से जो सामान बनता था वो सामान अब लोग लेते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है उस सामान की। तो जब सामान की डिमांड नहीं तो मशीन की क्या डिमांड होगी? मशीन भी क्या काम करेगी? तो वो मशीन भी बंद हो गई। उसके बाद है, अब डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं फिक्स्ड हम डेप्रिसिएशन को? क्योंकि जो हमारा कैपिटल है, हमारा फिक्स्ड एसेट है, उसकी लगातार कंजम्पशन होने के कारण उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। यही तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन को, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सो देयर विल बी लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कंजम्पशन। रेगुलर कंजम्पशन के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई साल दर साल। सो प्रोविजन फॉर फंड्स इज मेड फॉर ऑन एनुअल बेसिस। अब प्रोड्यूसर इस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है? सपोज करो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अ मशीन वॉज परचेज बाय अ प्रोड्यूसर ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख की उसने आज एक मशीन खरीदी है और आज से 10 साल तक वो चलने वाली है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स। वो 10 लाख रुपए की उसने जो मशीन खरीदी जो 10 साल चलने वाली है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर रखेगा। इस फंड का वो करेगा क्या? 10 साल बाद वो ये मशीन आउटडेटेड हो जाएगी, ये मशीन काम करना बंद कर देगी, ठीक है, तो डैमेज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? इस मशीन को रिप्लेस करेगा एक नई मशीन के साथ। सो नई मशीन खरीदने के लिए भी तो उसे पैसा चाहिए। अब ये मशीन तो हो गई आउटडेटेड, इसकी तो वैल्यू गिर गई। अब अगर उसने कोई फंड बनाया होगा साल दर साल, तो उसको हेल्प आउट करेगा ये पुरानी मशीन को रिप्लेस करने में विद द न्यू मशीन। इसी फंड के पैसे से वो नई मशीन खरीदेगा, ठीक है। सो आज मैं एक 10 लाख की मशीन लाई हूँ जो आने वाले 10 सालों तक चलेगी। 10 साल बाद मेरे को क्या करना है? उसको रिप्लेस करना है अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को। तो उसके लिए मैंने आज ही से फंड बनाना शुरू कर दिया। 10 साल तक मैं 1-1 लाख का फंड बनाती रहूँगी। टोटल 10 लाख का फंड मेरे पास आज से 10 साल बाद होगा और मैं इस एग्जिस्टिंग मशीन को इस पैसे, इस फंड से रिप्लेस कर पाऊँगी। सो दैट इज़ व्हाट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज, इसलिए बनाया जाता है। अब 2 कंसेप्ट इसमें पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूट्स। ऑब्सोल्यूट्स मतलब कि प्रिडिक्शन कह लो, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड होती है, एक अनएक्सपेक्टेड होती है। एक्सपेक्टेड यानी कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि मंदी आने वाली है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, AI आने वाला है, अब काम और तेज़ी से होगा, ठीक है।
चेंज इन डिमांड, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि लोगों का डिमांड अब चेंज होगा। जैसे कपड़ों का, सर्दियाँ चलेगी, सर्दियों के कपड़े अब बंद हो गए, अब गर्मियों के कपड़े, गर्मियों में भी किस तरह के कपड़े आएंगे, किस कलर के कपड़े आएंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं, लाइट कलर में ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे कपड़े। फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स होंगे, किस तरह के होंगे कपड़े, गर्मियों के अकॉर्डिंग कपड़े होंगे, चेंज आएगा डिमांड में। गर्मियों में कोई सर्दियों के कपड़े तो खरीदेगा नहीं, सो देयर विल बी अ चेंज इन डिमांड, देयर विल बी चेंज इन टेक्नोलॉजी एज वेल। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड, कि हमें एक्सपेक्टेशन है, ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। लेकिन क्या हम नेचुरल कैलेमिटी, क्या हम बारिश का अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या हम अर्थक्वेक का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं। क्या हम सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा, फ्लड्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं। एंड दिस लीड्स टू कैपिटल लॉस, इसी से लॉस होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से तो आपको क्या लॉस होगा ही, लेकिन आपको लॉस जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ऐसा होने की। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कंसिडर्ड इन डेप्रिसिएशन। हम जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी को इंक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन में। जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते उसको कैसे इंक्लूड करेंगे डेप्रिसिएशन में? ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको पेन एंड नोटबुक पे समझाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देन आप नोट्स को स्टडी करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और जो भी मैंने आपको समझाए हैं टर्म्स, बेसिक टर्म्स, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए। और जो स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इसका लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसका लिंक, तो आप जाके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।